हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम बीपीएससी ऑडिटर के इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर के माइक्रो सेक्शन पर डिस्कस करने वाले हैं। माइक्रो सेक्शन के अंतर्गत आज का जो डिस्कशन का हमारा टॉपिक है वो है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन, जिसे हम लॉन्ग पीरियड इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म इन ए परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। आज इस पॉइंट पर डिस्कस जो हम लोग करेंगे वो लॉन्ग पीरियड के लिए करेंगे, यानी लॉन्ग रन के लिए करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग शॉर्ट रन के लिए डिस्कस कर चुके थे। इस पॉइंट पर डिस्कस करने के पहले मैं थोड़ा सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे रहा हूँ। हालांकि इस पर मैं पिछले क्लास में भी बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं फिर से रिकॉल करवा दे रहा हूँ ताकि वो चीज़ें आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। फर्म का मतलब होता है कि जहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन होता है और जहाँ पर वस्तुओं को बेचा जाता है, ये फर्म है। कोई भी फर्म वस्तुओं का उत्पादन करके मार्केट में बेच देती है, ठीक है। तो कोई भी फर्म जब वस्तु का उत्पादन करती है तो उत्पादन करने में वो दो तरीके से समय ले सकती है, टाइम ले सकती है। एक शॉर्ट टर्म में भी वस्तु का प्रोडक्शन को कर सकती है, शॉर्ट टर्म में, यानी फर्म जो है उस वस्तु का उत्पादन करने में बहुत कम समय अगर लेती है तब हम कहेंगे शॉर्ट टर्म में वस्तु का उत्पादन हुआ। दूसरी बात है कि फर्म जो है किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए लॉन्ग टर्म में भी उत्पादन कर सकती है, यानी लंबे समय भी उत्पादन की प्रक्रिया में लग सकता है, काफ़ी लंबा समय लग सकता है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताया था कि शॉर्ट टर्म पीरियड की विशेषता क्या होती है। इसी शॉर्ट टर्म को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अल्पकालीन समय। अगर मैं शॉर्ट टर्म कहूँगा तो इसका मतलब आप लोग समझेंगे कि अल्पकालीन समय की बात की जा रही है, यानी उत्पादन में जो समय लिया जा रहा है वो काफ़ी कम लिया जा रहा है। और मैं पिछले क्लास में बताया था कि शॉर्ट टर्म पीरियड में जो उत्पत्ति के साधन होते हैं वो दो तरीके के साधन होते हैं। एक एक जो साधन होता है वो परिवर्तनशील साधन होता है। वस्तु का जब हम उत्पादन करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो साधन लगेंगे ना, तो उसे हम परिवर्तनशील साधन कहेंगे, जिसका हम उत्पादन की प्रक्रिया में शॉर्ट टर्म में परिवर्तन कर सकते हैं। और कुछ जो साधन होते हैं वो अपरिवर्तनशील होते हैं, यानी उसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में छोटा समय हो, अगर किसी फर्म के पास बहुत कम समय हो, एक दिन का समय हो, 10 घंटे का समय हो, तो वो अपने सारे साधन में परिवर्तन नहीं कर सकता है। जो परिवर्तनशील साधन है, फर्स्ट वाला जो हमारा साधन है, तो इस परिवर्तनशील साधन को तो बदल सकता है। जैसे परिवर्तनशील साधन में कच्चा माल आ गया, रॉ मटेरियल आ गया, लेबर आ गया। लेबर की संख्या को तुरंत घटा बढ़ा सकता है। कच्चे माल का कच्चे माल की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, उसमें बहुत जल्दी फेरबदल कर सकता है। लेकिन जो दूसरे टाइप के जो साधन हैं, अपरिवर्तनशील साधन जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें फर्म जल्दी से चेंजिंग नहीं कर पाता है। जैसे कि कोई टेक्नोलॉजी को हायर करना है, ठीक है, भूमि को इकट्ठा करना है, बहुत बड़ी पूंजी की ज़रूरत हो गई, कैपिटल की ज़रूरत हो गई, तो उस स्थिति में फर्म जो है कुछ साधन को तो परिवर्तित कर लेता है शॉर्ट टर्म में, एक दिन में, 2 दिन में, 10 घंटे में, लेकिन कुछ साधन को वो परिवर्तन यूज नहीं कर सकता है। जैसे उसमें चेंजिंग नहीं कर सकता है। भूमि में क्या बहुत जल्दी से चेंजिंग कर सकता है? नहीं। क्या बहुत जल्दी पूंजी इकट्ठा कर सकता है? नहीं। क्या कोई प्रौद्योगिकी बहुत जल्दी हायर कर सकता है? नया टेक्नोलॉजी? नहीं।
तो यही कारण है कि कोई भी फर्म जो है, जो वस्तु का प्रोडक्शन करती है और मार्केट में वस्तु को बेचने के लिए वो जो भेजती है फर्म, वो दो तरीके से प्रोडक्शन करती है, उत्पादन करती है। एक शॉर्ट टर्म में उत्पादन करेगी जिसमें बहुत कम समय लेगी, और दूसरा लॉन्ग टर्म में उत्पादन करेगी। तो लॉन्ग टर्म में जो उत्पादन करेगी इसमें लंबा समय लेगी। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। एक चीज़ यहाँ पर और देखिए, जिस हम दीर्घकाल की बात कर रहे हैं, इस वर्ड को आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, आंसर लिखने में काम आएगा। दीर्घकाल समय का मतलब हो गया कि फर्म को उत्पादन करने में काफ़ी पर्याप्त समय मिल रहा है, यानी लॉन्ग टर्म मिल रहा है, लॉन्ग पीरियड मिल रहा है। तो दीर्घकाल में फर्म जो है उत्पत्ति के सभी साधन को, उत्पत्ति के जो साधन होते हैं सभी साधन को परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, जैसे हमने बताया कि शॉर्ट टर्म में फर्म जो है उत्पत्ति के सभी साधनों को परिवर्तित नहीं कर सकता था। ठीक है, कुछ साधन को परिवर्तित कर सकता था और कुछ साधन को वो परिवर्तित नहीं कर सकता था, क्योंकि वहाँ पे समय कम है। लेकिन दीर्घकाल में कोई भी जो फर्म है जब उत्पादन करता है तो अपनी उत्पादन की प्रक्रिया में जितना भी साधन लगाता है, और साधन में क्या लगाएगा, पूंजी लगा देगा, फिर वही सारी चीज़ें हैं, श्रम लगा देगा, ठीक है, कोई प्रौद्योगिकी लगा देगा जिसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है, और क्या लगाएगा, कच्चा माल लगा देगा, ठीक है, और क्या लगाएगा, भूमि लगाएगा, जमीन लगा देगा। तो दीर्घकाल में फर्म के पास इतना समय होता है कि वो सभी साधनों को परिवर्तित कर सकता है और अपने उत्पादन को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, क्योंकि उसके पास समय काफ़ी ज़्यादा है। पूंजी को भी बदल सकता है, श्रम को भी बदल सकता है, प्रौद्योगिकी लेबर को भी बदल सकता है, कच्चे माल को भी बदल सकता है, भूमि को भी बदल सकता है। यानी यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ने समझ गए होंगे कि कोई भी फर्म का शॉर्ट टर्म में उत्पत्ति के सभी साधन परिवर्तनशील नहीं होते हैं, मतलब कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं और कुछ अस्थायी होते हैं। लेकिन लॉन्ग पीरियड में जो होता है फर्म जो है सभी साधनों को परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर। ठीक है, तो जिस हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं ये क्या हो गया, दीर्घकाल हो गया। यानी यहाँ पर फर्म को उत्पादन करने में बहुत लंबा समय मिल रहा है, दीर्घकाल मिल रहा है, लॉन्ग टाइम मिल रहा है। तो कोई भी फर्म जो है लॉन्ग टर्म में कब इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा, कब संतुलन की स्थिति में आएगा, इस पे डिस्कस करते हैं। जैसे पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट टर्म में जो मैं नोट्स आप लोगों को दिया था वो शॉर्ट टर्म का था, यानी अल्पकाल में संतुलन का शर्त क्या होता था आप लोगों को याद होना चाहिए। इसमें संतुलन की मैं दो शर्त बताया था कि एमसी जो है मार्जिनल कॉस्ट एमआर के बराबर होना चाहिए, और दूसरा जो है सीमांत लागत वर्ग, यानी एमसी जो है एमआर को नीचे से कट करना चाहिए, नीचे से कट। ठीक है, ये दो कंडीशन में पिछले क्लास में बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में संतुलन की अवस्था में तब आएगा जब एमसी एमआर के बराबर होगा और जब एमसी एमआर को नीचे से काटता हो। ये शॉर्ट टर्म में परफेक्ट कंपटीशन का संतुलन का शर्त था, जिसे मैं पिछले क्लास में कवर कर लिया था। आज जो हम लोग कवर कर रहे हैं वो लॉन्ग पीरियड में कवर करेंगे, और लॉन्ग पीरियड में संतुलन का शर्त क्या होगा, एमआर जो है मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। एमआर का मतलब क्या हो गया, एमआर का मतलब हो गया मार्जिनल
रेवेन्यू, और मार्जिनल रेवेन्यू को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, सीमांत आगम। ठीक है, अगर आप लोग नोट्स को रिवाइज करते होंगे तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा और इससे ज़्यादा इजी तरीके से नहीं समझाया जा सकता है। और एमसी को हम लोग क्या कहते थे, मार्जिनल कॉस्ट कह सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कह सकते हैं, और इसी को हम लोग हिंदी में सीमांत लागत कहते हैं। ठीक है, जब भी नया वीडियो को देखिए तो प्रीवियस वीडियो को, पहले वाले वीडियो को भी आप ध्यान से सुनिए, और जो नोट्स दिया जाता है उस नोट्स को 2-3 बार पढ़ना है, तब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। मैं एक बार भी चीज़ों को बोलूँगा तो आपको समझ में चीज़ें आएगी। ठीक है, और क्या हो गया, तो आपको याद रखना है कि लॉन्ग टर्म में इक्विलिब्रियम कंडीशन एमआरएमसी के बराबर होना चाहिए, और एवरेज रेवेन्यू जो होना चाहिए एवरेज कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो जाता है तो तब हम लोग इस दोनों संतुलन को, इस दोनों इक्वेशन को मिला करके इस इक्वेशन को बना सकते हैं, यानी एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू बराबर एसी बराबर एमसी। क्यों हो गया, ये दोनों कंडीशन को हम लोग मिलाएंगे तो क्यों ऐसा हो गया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, मैं प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या कंडीशन होता है, एवरेज रेवेन्यू जो है मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है, और ये जो है एक्स एक्सिस के समानांतर होता है। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो परफेक्ट कंपटीशन में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, ये वाला जो लाइन होगा ना, यही एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू होगा। तो इतना तो समझ गए कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है, यानी ये वाला जो टर्म है एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। तब यानी दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू तो होता ही है बराबर। ठीक है, और उसके बाद एमसी और एसी ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू बराबर एवरेज कॉस्ट बराबर मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो ये संतुलन की शर्त किसके लिए हो गया, लॉन्ग पीरियड के लिए हो गया, परफेक्ट कंपटीशन का। और पिछले क्लास में हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए डिस्कस किए थे, तो आप लोगों को इसको एग्जामिनेशन में ज़रूर लिखना है। ठीक है, और इसके बाद जो है फिगर थोड़ा सा देखने में टफ लग रहा होगा, लेकिन फिगर टफ नहीं है, इसे इजी वे में समझिए। अगर प्रीवियस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो इजी से समझ में आ जाएगा, और नोट्स को भी पढ़े होंगे तो। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये फिगर टफ नहीं है। एक्स एक्सिस पे हम लोग उत्पादन को रखेंगे, यानी कोई भी फर्म जो है उत्पादन जितना कर ली लॉन्ग पीरियड में, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हम लोग कीमत को रखते हैं। कीमत तो एवरेज रेवेन्यू को भी तो कीमत कहते हैं ना, आप याद किए होंगे, मैं बताया था आप लोगों को जब एवरेज रेवेन्यू चैप्टर पढ़ा रहा था कि एवरेज रेवेन्यू जिसे हम औसत आगम कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू को क्या कहते हैं, औसत आगम कहते हैं। ये एक्चुअल में होता है किसी भी वस्तु का प्रति इकाई का कीमत होता है। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, कोई भी वस्तु का, यानी एग्जाम्पल में आप लोगों को दिया था, एक पेन का जितना दाम हुआ वही एवरेज रेवेन्यू हो गया, तो यही कीमत हो गया। वाई एक्सिस पर हम लोग कीमत रखेंगे, ये एवरेज रेवेन्यू क्या बताता है, कीमत को बताता है, तो ये कीमत हो गया। और ये जो लागत है, ये लागत कौन सा बता रहा है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना एसी, यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे एसी, तो यही होता है लागत। एसी का मतलब क्या हो गया, एवरेज कॉस्ट, और इसे हम लोग, इस एवरेज कॉस्ट को हम लोग हिंदी में कहेंगे औसत लागत। क्या कहेंगे, औसत लागत। और औसत लागत किसे कहेंगे, किसी भी वस्तु के उत्पादन में
जो लागत लगता है, जो औसत लागत लगता है किसी भी वस्तु के उत्पादन में, वही हमारा एवरेज कॉस्ट हो गया। यही कारण है कि यहाँ पर रेवेन्यू भी है तो हम लोग कीमत को इंडिकेट करते हैं, और इसे बाई करके यहाँ पे कॉस्ट है तो यहाँ पे लागत को भी लिखते हैं। यानी वाई एक्सिस पर हम लोग कीमत को भी लिखेंगे, लागत को भी लिखेंगे, और एक्स एक्सिस पर उत्पादन को लिखेंगे। और परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है, ये एक्स एक्सिस के समानांतर होता है। देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन के क्या है, नीचे वाले लाइन के समानांतर है कि नहीं। ये जो दो लाइन जा रही है, यही तो समानांतर लाइन है ना। इसको कह सकते हैं कि ये जो दो लाइन है, मान लीजिए कि ये ए लाइन है और ये बी लाइन है, तो ये दोनों लाइन क्या हो गया, समानांतर हो गया। ठीक है, ये तो मैट्रिक लेवल का चीज़ है। इसी तरह ये लाइन और ये लाइन समानांतर हो जाता है, किस कंडीशन में, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। और एक चीज़ मैं बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। ठीक है, फिर थोड़ा सा 2 मिनट और समझिए आप लोग। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताया था कि एवरेज कॉस्ट का ग्राफ कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एवरेज कॉस्ट का ग्राफ कैसे होता है, यू शेप में होता है। एवरेज कॉस्ट का ग्राफ मैं बताया था, तो यहाँ पर ये जो है, ये एवरेज कॉस्ट का ग्राफ हम लोग बना दिए यू शेप में। अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह लग रहा है कि नहीं ये, तो ये हो गया एवरेज कॉस्ट। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो एल ए सी है, इसका मतलब क्या हुआ, तो ये जो एल है ना, ये लॉन्ग टर्म को इंडिकेट करता है। लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया दीर्घकाल, यानी वैसी समय की अवधि जिसमें फर्म को उत्पादन करने में दीर्घ समय लगता हो, लंबा समय लगता हो, तो ये लॉन्ग टर्म को इंडिकेट कर रहा है। दूसरी बात है कि ये जो एसएसी है, एस ए सी किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ का जो एस है ये शॉर्ट टर्म को इंडिकेट कर रहा है। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट। ठीक है, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट, यानी ये जो एवरेज कॉस्ट है ये शॉर्ट टर्म के लिए है। समझ गया। अब इतना तो समझ ही गए होंगे ना कि जब एवरेज कॉस्ट के आगे अगर हम एल लगा देंगे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए एवरेज कॉस्ट हो जाएगा, और जब हम एवरेज कॉस्ट के आगे हम एस लगा देंगे तो ये शॉर्ट टर्म के लिए हो जाएगा। यानी शॉर्ट टर्म का मतलब हो गया अल्पकाल के लिए, समय की अवधि जब छोटी होगी तो हम लोग एस लगा देंगे आगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि एस ए सी हो जाएगा, एल ए सी हो जाएगा, उसके बाद ये भी यू शेप में ही बनेगा, एस ए सी भी यू शेप में ही बनेगा, क्योंकि एवरेज कॉस्ट हमेशा यू शेप में बनता है। ये क्या हो गया, यू शेप में, यू आकृति का बनता है। ठीक है, और पिछले क्लास में ही बताया था कि जब हमको मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ खींचना हो तो मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करते हुए आगे की ओर बढ़ाते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, आइडियल फॉर्म होता है, ये जो मार्जिनल कॉस्ट होता है इसका भी आकृति जो होता है वो यू शेप में ही होता है। लेकिन कब होगा, जब ये बिल्कुल आदर्श स्थिति में रहेगा। लेकिन हमेशा तो आदर्श स्थिति, आइडियल कंडीशन नहीं मिलेगा, तो हम लोग यू की तरह दिखता हुआ बना देते हैं। आप इसको थोड़ा सा और कर्व भी कर सकते हैं, और भी मुड़ा सकते हैं, और नहीं तो आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं। लेकिन ये भी जो आकृति है ये भी यू शेप में ही इंडिकेट करेगी। मान लीजिए कि थोड़ा सा और इसको ऊपर उठा देते हैं तो ये भी यू जैसा लग रहा है ना। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर एल एम सी क्या हो गया, अब आप लोग समझ गए होंगे। एल एम सी जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए मार्जिनल कॉस्ट है, लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट हो गया। और नेक्स्ट जो है हमारा एस एम सी क्या हो गया, ये शॉर्ट टर्म के लिए हो गया।
ये शॉर्ट टर्म के लिए मार्जिनल कॉस्ट हो गया, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला तो दोनों यू शेप में हो गया, ये भी यू शेप में। और मैं क्या बताया था पिछले क्लास में कि एमसी जो है एमआर को नीचे से काटते हुए जाना चाहिए, तो एक ये हो गया और फिर जो है एक ये हो गया। ठीक है, और ये दोनों भी यू शेप में ही होगा। और एक चीज़ याद रखिए यहाँ पर, देखिए पहले लॉन्ग टर्म का एवरेज कॉस्ट बड़ा होगा इसलिए ये पहले आएगा, और ऐसे एस ए सी यानी शॉर्ट टर्म का जो एवरेज कॉस्ट होगा वो छोटा होगा इसलिए इसके बाद आएगा, इसके बाद ये आएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर पहले लॉन्ग टर्म का मार्जिनल कॉस्ट बड़ा होगा इसलिए लॉन्ग टर्म का जो मार्जिनल कॉस्ट है उसे हम पहले लेते हैं, और उसके बाद एसएमसी जो छोटा होगा, एसएमसी शॉर्ट टर्म का है ना, ये जो एसएमसी ये जो एसएमसी है इससे छोटा है इसलिए एलएमसी के बाद एसएमसी आएगा। ठीक है, एलएमसी के बाद कौन आएगा, एसएमसी आएगा, क्योंकि एसएमसी शॉर्ट टर्म के लिए है। और उसी तरीके से जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे ये वाला, तो ये आपका एलएमसी हो जाएगा, और ये जब इंडिकेट करेंगे तो ये आपका एसएमसी आ जाएगा। और इस तरीके से आप लिख देंगे एग्जामिनेशन में कि कोई भी फर्म जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में यानी संतुलन की अवस्था में तभी आएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में तभी आएगी जब ये कंडीशन फुलफिल हो। और ये वाला फिगर को आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ये एवरेज कॉस्ट हो गया लॉन्ग टर्म के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए, फिर ये एमएससी हो गया, फिर एसएमसी हो गया, इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा। और ये जो फिगर है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सामान्य लाभ को इंडिकेट कर रहा है। एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान दीजिए कि अभी जो कंडीशन है फर्म का, इस कंडीशन में फर्म को हमेशा क्या मिलेगा, सामान्य लाभ मिलेगा। सामान्य लाभ का मतलब क्या होगा, सामान्य लाभ का मतलब होगा कि कंपनी को ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है। ठीक है, कंपनी का जितना कॉस्ट लग रहा है वस्तु का प्रोडक्शन करने में उतना ही उसको रेवेन्यू भी आ रहा है बेचने से, तो कंपनी को क्या कहेंगे कि प्रॉफिट में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसके पीछे भी रीज़न है। क्योंकि देखिए यहाँ पर होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, यहाँ पर एक चीज़ आप यहाँ पे इस तरीके से आप लिखेंगे कि दीर्घकाल अवधि में फर्म जो है हमेशा सामान्य लाभ की स्थिति में रहेगा। आप फिगर से भी देख रहे होंगे, हमेशा सामान्य लाभ का स्थिति में रहेगा, यानी फर्म को ना तो प्रॉफिट होगा ना तो हानि होगा, ये हमेशा सामान्य लाभ होगा, इसी को हम लोग सामान्य लाभ कहते हैं। लेकिन पिछले क्लास में जो मैं बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन में, परफेक्ट कंपटीशन में तीनों चीज़ हो रहा था, लाभ भी हो रहा था फर्स्ट कंडीशन में, सेकंड जो मैंने बताया था उसमें सामान्य लाभ भी हो रहा था, और थर्ड में हानि भी हो रहा था। लेकिन दीर्घकाल में हमेशा क्या होता है, सामान्य लाभ होता है। क्यों होता है, इसके पीछे भी रीज़न है। क्योंकि यदि वस्तु की कीमत जो है यहाँ पर, यदि वस्तु का ये तो कीमत है ओपी, ओपी क्या है, वस्तु की कीमत है। यदि वस्तु की कीमत जो है ओपी से अगर अधिक हो जाती है तब क्या होगा कि फर्म में, चूँकि परफेक्ट कंपटीशन में मैं बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन का गुण क्या होता है कि कोई भी फर्म कभी भी आ सकती है और मार्केट से निकल भी सकती है। तो जब ज़्यादा प्रॉफिट होने लगता है तो उस पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बाहर से फर्म आना शुरू कर देती है, जिसके कारण जो प्रॉफिट होता है वो बहुत सारे फर्मों में बट जाता है। ठीक है, इसलिए हमेशा जो है सामान्य लाभ की स्थिति हो जाता है। और चीज़ क्या है कि मान लीजिए कि प्राइस को अगर हम ओपी से, इस ओपी जो कीमत है वस्तु का, अगर हम इससे कम कीमत रख करके वस्तुओं को बेचते हैं तो हानि होने लगेगा। तो हानि होने की स्थिति में मार्केट से बहुत सारा फर्म जो है निकल जाएगा, कहेगा कि चलो हटो, मार्केट में कोई दम नहीं है, मुझे लॉस लग रहा है। तो बहुत सारा कम फर्म जो है, बहुत सारा जो फर्म है वो मार्केट छोड़कर क्या हो जाएगा,
भाग जाएगा, मार्केट छोड़ करके भाग जाएगा। यानी हमेशा जो है दीर्घकाल में लॉन्ग टाइम पीरियड में फर्म को सामान्य लाभ मिलेगा। ठीक है, कभी ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो बाहर से फर्म एंट्री मार देगा, और अगर कम वस्तु का प्राइस हुआ तो क्या होगा, बहुत सारा फर्म जो है मार्केट को छोड़ करके बाहर चला जाएगा। इसलिए आप लोगों को लिखना है एक लाइन, ओनली वन लाइन, कि दीर्घकाल की अवधि में हमेशा सामान्य लाभ होता है। क्यों होता है इस चीज़ को मैं समझा दिया, और बाकी मैं नोट्स में भी लिख करके दे दूंगा। थैंक यू। और अब हमारे पेड ग्रुप में जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे कंसल्ट कर लीजिएगा 8539861302 पर, और आप इंक्वायरी ले लीजिएगा। थैंक यू।